हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्मी मेकर हिंदी। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आर्मी जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जिसका एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों नवंबर 2020 में आर्मी सेंटर रामगढ़ में, जिसका हेडक्वार्टर है दानापुर। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग जब इस वीडियो को पूरा देख लेना तो आप लोग एक बार जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ से जाके आप लोग जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों से सेक्शन ए में नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 पूछे जाते हैं, जो कि दोस्तों जीके में आता है। और ठीक इसी तरह सेक्शन बी में आप लोगों से 15 क्वेश्चन जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेक्शन सी में 15 क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ठीक इसी तरह सेक्शन डी में आप लोगों से 5 क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, जो कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया इज कॉल्ड दी। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का अगर आप लोग का आंसर पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी इसका आंसर बता सकते हैं। वैसे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो लोग भी ऑप्शन डी को दे रहे हैं, इंदिरा गांधी कैनल, उन लोगों का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारे भारत में जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर, जो कि दोस्तों राजस्थान में है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। और इसमें आप लोगों से पूछा गया था, हु वॉज दी फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली? दोस्तों, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो फ्रेंड्स, दिल्ली की जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी वो थी रजिया सुल्तान। ठीक है, और रजिया सुल्तान के पिताजी का क्या नाम था? इल्तुतमिश था। और फ्रेंड्स, जो इल्तुतमिश है वो प्रथम मुस्लिम शासक थे दिल्ली के। ठीक है, और उनकी बेटी प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी दिल्ली की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें आप लोगों से पूछा गया था टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर। दोस्तों, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका टेन्योर यानी कि दोस्तों उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो फ्रेंड्स, 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, और 5 वर्ष होता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। और फ्रेंड्स, राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं और लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आप लोगों से पूछा गया था, मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन। दोस्तों, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई, तमिलनाडु। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वेयर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? दोस्तों, बुद्धा की लाइफ से कौन सा राज्य संबंधित रखता है? आप लोग ऑप्शन भी देख सकते हो। ऑप्शन ए में है कौशल, ऑप्शन बी में है मगध, ऑप्शन सी है गांधार, और ऑप्शन डी है अवंती। वैसे तो दोस्तों गौतम बुद्ध के लाइफ से कौशल और मगध दोनों ही संबंध रखते हैं, लेकिन दोस्तों कोई एक अगर आप लोगों से पूछे तो इसका आंसर आप लोगों को देना था ऑप्शन ए, कौशल वंश। क्योंकि दोस्तों गौतम बुद्ध की जो माता थी महामाया, वो कौशल वंश से बिलोंग करती थी, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और इसमें पूछ रहा है कि 1853 में जो शिकागो में सम्मेलन हुआ था विश्व धार्मिक सभा, उसमें प्रभावशाली हिंदू के रूप में किसे सराहा गया था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। आप लोग को ये 1853 भी याद रखना है। ऐसा भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है कि जो शिकागो में विश्व धार्मिक सभा हुआ था जिसमें सराहा गया था स्वामी विवेकानंद को, वो कौन से ईस्वी में हुआ था? आप लोगों से ऐसा भी पूछ सकता है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ था। तो आप लोगों को दोनों याद रखना है। 1853 में हुआ था, कहाँ पे? शिकागो में हुआ था। और फ्रेंड्स, किसको सराहा गया था? तो स्वामी विवेकानंद को सराहा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से एग्जाम में आगे भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। द एयर दैट कंटेन्स मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी। दोस्तों, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात जो हवा है वो क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स, सेचुरेटेड एयर, यानी कि दोस्तों भरी हुई हवा कहलाती है। आप लोग ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं, विशिष्ट आर्द्रता, शुद्ध आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, या फिर भरी हुई हवा। आप लोग कंफ्यूज मत होना ऑप्शन से। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरी हुई हवा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोल रहा है, विच ऑफ द एमंग फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट ट्राइब ऑफ द धौलागढ़ रेंज? दोस्तों, निम्नलिखित में से धौलागढ़ पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताओ। तो ऑप्शन ए है थारू, ऑप्शन बी है लेप्चा, ऑप्शन सी है अबोर, और ऑप्शन डी है गड्डी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गड्डी, जो कि दोस्तों मेनली हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कौन? गड्डी जनजाति। ठीक है,
ये भी आप लोगों से पूछ सकता है कि कहाँ पाई जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखना, गड्डी जनजाति जो है यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। मेनली इन्हीं दोनों जगह पे ये पाई जाती है, ठीक है। स्पेशल ट्राइब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें पूछा गया था हेड क्वार्टर्स ऑफ विच बैंक्स आर लोकेटेड इन मणिपाल कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक में स्थित जो मणिपाल है उसमें किस बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंडिकेट बैंक, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लो। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें आप लोगों से पूछा गया था प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट डिग्री मेरिडियन। तो फ्रेंड्स भूमध्य रेखा जो है वो कितनी डिग्री माध्या पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 डिग्री माध्या। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें आप लोगों से पूछा गया था खासी एंड गारो ट्राइब्स मेनली लिव इन डैश। फ्रेंड्स खासी और गारो जनजाति जो है मुख्य रूप से कहाँ पे पाया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है, और ये भी ट्राइब से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेघालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें पूछा गया था द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन इन इंडिया इज डैश। दोस्तों भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन को याद करने की शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। पहले मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ। कभी भी आप लोगों से पूछे कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खदान कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स इसको आप लोग ऐसे ट्रिक से याद कर लो। इसका ट्रिक है यू आर जादूगर, ठीक है, यू आर जादूगर, यानी कि दोस्तों आप एक जादूगर हो। तो कभी आप लोगों से ऐसा पूछे कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खदान कहाँ पे है, तो इसका आंसर आप लोगों को टिक करके आना है जादूगोड़ा, ठीक है, जादूगोड़ा, जो कि दोस्तों झारखंड में स्थित है। तो यूआर से हो जाएगा दोस्तों यूरेनियम, और जादूगर से हो जाएगा जादूगोड़ा, ठीक है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोल रहा है कि वेयर इज दी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोकेटेड। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन एकेडमी कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोस्तों मसूरी उत्तराखंड में लाल बहादुर शास्त्री शासन एकेडमी स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें पूछ रहा है द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड इन। दोस्तों कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो फ्रेंड्स कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 28 से लेके 31 दिसंबर के बीच में हुआ था, और ये हुआ था दोस्तों 1885 ईस्वी में, ठीक है। आप लोग सब कुछ कॉपी में नोट डाउन कर लो, कुछ भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोल रहा है कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ है जिसका आयोजन किस राज्य में होता है? कंबाला रेस इज ए ट्रेडिशनल बफालो रेस इज बीइंग हेल्ड इन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटका। तो फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन बी, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होते हैं, जो कि जनरल साइंस के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जनरल साइंस का, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज डैश। दोस्तों तांबे का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1085 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी। आप लोग ऑप्शन को भी देख सकते हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन। दोस्तों हमारा मुंह का पीएच मान कितना से कम होगा तो हमारे दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग के दांतों का पीएच मान 5.5 से घटने लगता है तो हमारे दांतों का क्षरण होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ शुगर कैन इज। दोस्तों गन्ना चीनी का आणविक सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स गन्ना चीनी का आणविक सूत्र है C12 H22 और O11, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा गया है कोरोनाग्राफ इज यूज्ड फॉर। दोस्तों कोरोनाग्राफ का यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं? तो फ्रेंड्स कोरोनाग्राफ का यूज़ करते हैं हम लोग सूर्य के कोरोना का अवलोकन करना और तस्वीरें खींचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हर्टेज किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स हर्टेज जो है यह आवृत्ति की इकाई है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हु वाज इन्वेंटेड रिवॉल्वर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल कॉल्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से
पहला गणना यंत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अबेकस। अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत बार आप लोग के एग्जाम में पूछा गया, ये कलर के एग्जाम में भी पूछा गया था और यहाँ पे आर्मी जीडी के भी एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। और फ्रेंड्स यही सेम क्वेश्चन मैंने आर्मी ट्रेडमैन के भी पेपर में देखा है इसको। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एरोडायनेमिक्स? फ्रेंड्स आप वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं? तो ऑप्शन ए देखिए क्या है, ऑप्शन ए में दिया गया यह हवा या गैस के प्रवाह में होने वाली हलचल का विज्ञान है, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया गया है यह शरीर के दर्द के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। तो फ्रेंड्स ये तो होगा नहीं, ये गलत दिया हुआ है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में दिया गया यह जनन अंगों का विज्ञान है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। यह हवा या गैस के प्रवाह में होने वाली हलचल का विज्ञान है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन ए में देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया जॉन मैकार्थी, ऑप्शन बी है ली दी फॉरेस्ट, ऑप्शन सी है जेपी एकट और ऑप्शन डी है चार्ल्स बेबेज। तो फ्रेंड्स चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं और यहाँ पे पूछा गया कृत्रिम बुद्धि का जनक। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन मैकार्थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे पूछ रहा है फोटोसिंथेसिस ऑकर्स मैक्सिमम इन, दोस्तों प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा अधिकतम किस में होता है? तो फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे ज़्यादा उसी में होगा जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा हाई होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। तो फ्रेंड्स लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है, तो प्रकाश संश्लेषण भी सबसे ज़्यादा लाल रंग में होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर आप लोगों से पूछे प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिकतम किस में होता है? तो फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिकतम होता है लाल में और सबसे कम होता है बैगनी रंग में, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होती है? तो फ्रेंड्स पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की प्रकाश, ठीक है, और क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल जो है इन चारों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे पूछा गया था टेरेस्टेरियल दूरी मापने की कौन सी सही इकाई है, ठीक है। विच इज़ द करेक्ट यूनिट फॉर मेजरिंग टेरेस्टेरियल डिस्टेंस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाइट ईयर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे पूछा गया था प्राथमिक ईंधन कौन सा है? तो फ्रेंड्स प्राथमिक ईंधन वही होती है जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होती है, जैसे कि लकड़ी, यहाँ पे ऑप्शन में कहीं लकड़ी नहीं दिख रहा है, और जैसे कि कोयला, ठीक है, जो कि कार्बन का अपर रूप है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयला। यहाँ पे अगर ऑप्शन में आपको लकड़ी होता है तो लकड़ी भी इसका आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 और इसमें बोल रहा है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण से नाक से खून बहने लगता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब जो है वो घटने लगता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग समुद्र की गहराई में नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब जो है बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण, क्योंकि दोस्तों हम लोग पहाड़ में अगर हम लोग ऊपर चढ़ाई करते हैं तो हम लोगों के नाक से ब्लड गिरने लगता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब जो है वो निम्न होती है, और वायुमंडलीय दाब निम्न होने के कारण हमारा जो ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल प्रेशर है वो वायुमंडलीय प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हमारे नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे बोल रहा है वनस्पति विज्ञान का अध्ययन क्या है? फ्रेंड्स वनस्पति विज्ञान का अध्ययन है पौधों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? दोस्तों इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ऑप्शन सी जो है सफ़ेद रक्त कणिकाएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेक्शन ए और बी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, और आगे यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन सी, जिसमें दोस्तों आप लोगों से टोटल 15 क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। आज का हमारा पहला मैथ का क्वेश्चन है इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ARISE बी अरेंज्ड? फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है कि एक वर्ड दिया गया है ARISE, बोला कि इसको हम लोग कितने तरीके से व्यवस्थित या फिर अरेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक बार अगर आप लोग इसे सीख लोगे तो आप लोग एग्जाम में कभी भी इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे टोटल दिया गया है ARISE, इसमें टोटल कितने अल्फ़ाबेट है? टोटल 5 अल्फ़ाबेट है, ARISE, ठीक है, टोटल 5 अल्फ़ाबेट है। तो बोल रहे कि इसको हम लोग कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, 5 अल्फ़ाबेट है तो 5 को हम लोग गुना कर देंगे 5
-1 कितना होता है 4, -1 3, -1 कितना होगा 2, -1 1 होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 5 को तब तक गुना करेंगे जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कितना आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करने से 5 इंटू 4 कितना होता है 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 कितना होता है 120, और 120 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर निकल के आ जाएगा 120। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, और काफ़ी सारे क्वेश्चन मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी स्कोरिंग यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 मार्क्स दिला सकता है, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में यहाँ पे ARISE के जगह पे मान लीजिए आपको एनिमल दे देगा, बोल देगा एनिमल को हम लोग कितनी तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको जोड़ लेना है टोटल कितना अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पे देखिए A है, फिर N है, फिर I है, फिर M, फिर A, फिर L, टोटल 6 अल्फ़ाबेट है। तो इसको हम लोग तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि 1 नहीं आ जाता है। तो ठीक है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब इसको देख लेंगे कितना आ रहा है इसका सब टोटल। 6 इंटू 5 होता है 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 360, 360 इंटू 2 720, और 720 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसका आंसर आएगा 720, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 720। अगर आपसे कोई बोले एनिमल का हम लोग को टोटल कितने बार व्यवस्थित कर सकते हैं तो इसका आंसर आएगा 720। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, मैं देखता हूँ आप लोग सीखे हो कि नहीं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कॉलेज को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट 7 है, देख लो कितना है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कॉलेज को हम लोग कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे बोल रहा है एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है, यदि उनके भुजाओं का अनुपात 12, 13 और 15 है तो सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको ही पता है कि जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है वो उसकी परिधि होती है, जो कि यहाँ पे 600 मीटर दी गई है, और यहाँ पे उनके भुजाओं का रेशियो दिया गया है 12, 13 और 15। तो हम लोग मान लेते हैं कि उनके भुजाओं का जो उनके भुजाओं की लंबाई है वो है x मीटर, ठीक है। और यहाँ पे रेशियो में दिया गया है तो हम लोग मान लेते हैं कि तीनों भुजाएं हैं 12, तो 12x हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने उनके भुजाओं को x मीटर माना है। और दूसरा भुजा है 13, तो यहाँ पे 13x हो जाएगा, और तीसरा भुजा 15 है तो यहाँ पे 15x हो जाएगा। तो इन तीनों भुजाओं का योग जो है 600 मीटर दिया गया है। तो इसको हम लोग जोड़ लेते कितना है 12x प्लस 13x हुआ 25, 25 प्लस 15 होता है 40। तो यहाँ पे दोस्तों इनके तीनों भुजाओं का योग आ गया 40x, जो कि कितना दिया गया है 600 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे काट लेते हैं, x बराबर हो जाएगा 600/40, जो कि कटता है हमारा 15 बार में। तो यहाँ पे दोस्तों x का मान निकल के आ गया 15, और यहाँ पे दोस्तों तीनों भुजाओं कितनी कितनी दे रखी है 12 रेशियो 13 रेशियो 15, ठीक है। और हम लोगों ने तीनों को x माना था, तो यहाँ पे दोस्तों पहला भुजा हो जाएगा 12x, दूसरा भुजा हो जाएगा 13x, और तीसरा भुजा हो जाएगा 15x। और x का मान हम लोगों ने कितना निकाला था, x का मान निकाला था 15। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा बोली है, तो फ्रेंड्स तीनों में 12, 13 और 15 में सबसे बड़ा कौन सा है 15 है। तो x का मान 15 है, और यहाँ पे दोस्तों तीसरा भुजा भी 15 के रेशियो में है, तो 15 को हम लोग 15 से गुना कर देंगे, क्योंकि x का मान हम लोग यहाँ पे 15 निकल के आया था। तो 15 को हम लोग 15 से गुना करेंगे, 15 इंटू 15 कितना होता है 225। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे बोल रहा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा। तो हम लोग यहाँ पे खुद से निकाल लेते हैं। जैसे कि मान लो दोस्तों आप लोगों को बोला है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को निकालना, तो हम लोग कोई भी एक परिमेय संख्या ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे 3 निकाल लिए, ठीक है। 3 ये है एक परिमेय संख्या, इसको हम लोग गुना करेंगे इसी के रूट से, यानी कि √3 से, तो ये एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। √3 अपरिमेय और 3 है परिमेय। तो हम लोग को दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसका टोटल निकल के आएगा 3√3, ठीक है। 3 को हम लोग √3 से गुना करेंगे तो ये निकल के आएगा 3√3, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे बोल रहा है कि 1500 प्लस 600 का 30% कितना होता है। तो फ्रेंड्स 1500 प्लस 600 कितना होता है 2100, यानी कि 2100। अब इसका 30% निकालना है, तो इसका 30% निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 21 मल्टीप्लाई बाई 30 कितना होता है 630। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे बोल रहा है एक व्यक्ति 320 आमों के विक्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है तो उसको कितने प्रतिशत घाटा होगा। तो फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग मान लेते हैं कि उसने हर आम को 1 रुपये करके खरीदा था, यानी कि हर आम का प्राइस है, एक आम का प्राइस है 1 रुपया। तो उसने दोस्तों 320 आमों को 320 रुपये में खरीदा होगा, ठीक है, जो कि उसको बेचना चाहिए था 320 में, लेकिन उसने क्या किया कि 400 आम को बेच दिया, 320 का जगह 400 आम को बेच दिया। तो उसको टोटल कितने रुपए का लॉस हुआ होगा फ्रेंड्स, 80 रुपये का लॉस हुआ होगा, क्योंकि उसने 320 रुपये की जगह 400 आम को बेच दिया, तो उसको 80 रुपये का लॉस हुआ। कितने पे, 400 पे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सेकंड वाले से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सेकंड नंबर में क्या था, 400 था, तो यहाँ पे 00 से 00 कट गया, और 4 से 80 काटेंगे हम लोग 20 बार में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, उसको टोटल 20% का घाटा हुआ। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे बोल रहा है एक मोटर बोट प्रवाह की निचली दिशा में 9 किलोमीटर की यात्रा को तय करने में 2 घंटे का समय लेती है, और प्रवाह की दिशा में वही दूरी तय करने में उसे 6 घंटे का समय लगता है। तो बोल रहा है कि बोट की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में प्रवाह यानी कि धारा के अनुकूल और प्रवाह के विपरीत यानी कि धारा के प्रतिकूल क्या होगी। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक नाव है जो कि धारा के अनुकूल दिशा में 2 घंटे में 9 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। तो फ्रेंड्स अगर कोई नाव धारा के अनुकूल दिशा में 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 2 घंटे में 9 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना होगा, 9/2, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ना। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे तो निकल के आ गया। यहाँ पे क्या पूछा था कि बोट की चाल प्रवाह के यानी कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल क्या होगी। तो धारा के अनुकूल तो हम लोगों ने निकाल लिया 9/2, जो कि है दोस्तों 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब यहाँ पे पूछ रहा है दूसरा वाला, क्या पूछ रहा है, प्रवाह के विपरीत यानी कि धारा के प्रतिकूल क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों सेकंड वाला भी दिया है कि प्रवाह की दिशा में यानी कि प्रवाह के धारा की प्रतिकूल वही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। तो फ्रेंड्स अगर 6 घंटे में कोई नाव जो है धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है 6 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 9/6, जो कि होता है 3/2 यानी कि 1.5 किलोमीटर। तो बस इसका आंसर निकल के आ गया। एक तो निकल के आया धारा के अनुकूल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा निकल के आया धारा के प्रतिकूल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका आंसर निकल के आ गया, 4.5 और 1.5। देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में ऑप्शन ए बी सी डी कहीं पे भी नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स या तो ऑप्शन में गड़बड़ी है या तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हिंदी में गड़बड़ी है। आप लोग एक बार इंग्लिश में भी देख सकते हो, आप लोग इंग्लिश में पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर दे देना। तो या फिर एक बार मैं ही देख लेता हूँ क्या है। यहाँ पे बोल रहा है द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द करेंट। देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग है। हिंदी में पूछ रहा है कि नाव की गति क्या होगी धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, और इंग्लिश में पूछ रहा है कि यहाँ पे करंट यानी कि जो बहाव है, नदी की बहाव है, उसकी स्पीड पूछ रहा है, और शांत जल में नाव की स्पीड पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक बार इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों हिंदी में ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन सही है लेकिन दोस्तों हिंदी में क्वेश्चन गलत लिखा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नाव की गति धारा के शांत जल में नाव की गति कितनी होगी और नदी के बहाव की गति कितनी होगी। तो फ्रेंड्स शांत जल में हम लोग को निकालना है नाव की स्पीड। तो फ्रेंड्स एक तो इसका स्पीड निकल के आया था 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि धारा के अनुकूल है, ठीक है, यानी कि धारा की दिशा में है, यानी कि जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में नाव की स्पीड है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक निकल के आया था, तो एक निकल के आया था धारा के प्रतिकूल, यानी कि दोस्तों धारा के दिशा के विपरीत में इसकी स्पीड थी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि धारा के प्रतिकूल है। तो यहाँ पे हम लोग शांत जल में इसका स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, धारा के अनुकूल यानी कि दोस्तों x + y यानी कि नाव प्लस धारा की स्पीड को हम लोग प्लस करेंगे x - y यानी कि धारा के प्रतिकूल से, और डिवाइड कर देंगे 2 से। फ्रेंड्स x + y प्लस x - y कितना है, 4.5 प्लस 1.5 6 आएगा, 6/2 आता है दोस्तों आपका 3। तो यानी कि दोस्तों शांत जल में नाव की स्पीड निकल के आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यहाँ पे धारा की स्पीड निकालने बोला था, तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो, अगर मान लीजिए धारा के अनुकूल वो 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि दोस्तों शांत जल में नाव की स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी वो तय कर रही है, वो नदी का बहाव जो है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसमें ऐड हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस कर देंगे 4.5 से
3 किलोमीटर प्रति घंटा को, जो कि नाव की एक्चुअल स्पीड है शांत जल में, तो ये निकल के आएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे बोल रहा है ए और बी एक काम को 10 दिन में और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए काम पहले शुरू करता है और दोनों एक दिन छोड़कर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ए एक दिन में 10 काम करता है, बी एक दिन में 15 काम करता है। तो हम लोग यहाँ पे पता नहीं टोटल काम कितना है, तो हम लोग 10 और 15 का लॉसअप ले लेंगे। तो फ्रेंड्स 10 और 15 का लॉसअप कितना होता है, 30 होता है। तो ए एक दिन में ए जो है एक काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा ए, 10 को 30 से काट लेंगे। तो फ्रेंड्स ए एक दिन में 3 काम करता होगा, तभी जाके ये 10 दिन में 30 काम कर पाएगा। और बी जो है 15 दिन में कोई काम को ख़त्म करता है, तो टोटल काम है 30, 15 को हम लोग 30 से काट लेंगे तो 2 बार में जाएगा। यानी कि दोस्तों बी जो है एक दिन में 2 काम करता होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि ए काम शुरू करता है तो ए अगर काम शुरू कर रहा है पहला दिन, तो ए पहला दिन में 3 काम करेगा, और उसके बाद एक दिन छोड़कर दोनों साथ काम करते हैं। यानी कि दोस्तों एक दिन छोड़कर, यानी कि ए पहला दिन 3 काम किया, दूसरा दिन दोनों मिलके 7 काम किया, तो दोनों मिलके 7 काम करेगा तो कितना काम करेगा, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर टोटल 5 काम करेगा। फिर उसके अगले दिन सी अकेला काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि दोनों एक दिन का सिंगल काम करते हैं, फिर उसके अगले दिन दोनों मिलकर 7 काम करते हैं, फिर एक दिन छोड़ के वो लोग फिर सिंगल काम करते हैं। तो फ्रेंड्स पहला दिन ए काम किया 3, दूसरा दिन दोनों मिलकर 5 काम किया, और तीसरा दिन फिर बी अकेला काम किया। तो फ्रेंड्स 3 दिन में ये लोग 10 काम करते हैं। टोटल काम कितना है, 30 काम खत्म करना है। तो एक अगर 3 दिन में मिलकर ये लोग टोटल 10 काम खत्म करते हैं, तो 30 काम को ये लोग कितने दिन में खत्म करेंगे, 9 दिन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पे बोल रहा है 7 लड़कों की आयु का औसत 20 वर्ष है। यदि पहले 6 लड़कों की औसत आयु 19.5 वर्ष है तो 7वें लड़कों की आयु हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स 7 लड़कों की औसत आयु दी गई है 20 साल। यानी कि दोस्तों अगर 7 लड़कों का आयु अगर 20-20 साल करके होगा तो टोटल इनका आयु का एज कितना होगा, 20 गुना 7, जो कि आता है आपका 140। यानी कि दोस्तों जो 7 लड़के हैं इनके आयु का योग होगा 140 ईयर, ठीक है। और बोला यदि पहले 6 लड़के की आयु का औसत वर्ष है 19.5, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 गुना 19.5 कर देंगे। 19.5 इंटू 6 कितना होता है, 117 होता है, ठीक है, 117 होता है। तो बोला 7वें लड़के की आयु कितनी है। तो फ्रेंड्स 7 लड़कों की औसत आयु हम लोग ने निकाल लिया था 140, और पहला 6 लड़का का यानी कि 1 से लेकर 6 तक का आयु है 117 साल, और 7वें लड़के की आयु पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, 140 में से 117 घटा देंगे, कितना आएगा, 23 आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे बोल रहा है 5 से 25 हो गया, 25 से 125 हुआ, और यहाँ पे जो अगला मिसिंग नंबर है वो यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कौन सा सीरीज है, देखिए दोस्तों, 5 से 25 हुआ यानी कि 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 गुना 5 25 होता है, फिर 25 गुना 5 125 होता है, ये फिर से 5 से मल्टीप्लाई हुआ। तो यानी कि अगला जो मिसिंग नंबर है वो भी 125 से 5 गुना ज़्यादा होगा। तो 125 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 625 आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 30 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 40 है। बोल रहा है कि यदि कोई घटना घटित नहीं होती है तो इसकी संभावना यानी कि इसकी प्रायिकता क्या है। तो फ्रेंड्स अगर कोई घटना घटित नहीं होती है तो उसके होने की संभावना 0 हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोगों ने कोई सिक्का है, ठीक है, हम लोगों ने कोई कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन के एक तरफ में होता है हेड और एक तरफ में होता है टेल्स, ठीक है। अगर हम लोगों ने इसको उछाला तो या तो दोस्तों हेड आएगा या तो दोस्तों टेल आएगा। तो इसकी होने की संभावना होती है 1/2, क्योंकि दोस्तों हेड और टेल दो इसकी रिजल्ट्स है, और इसका या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, एक होने की प्रायिकता है, और टोटल इसके रिजल्ट्स 2 है, तो इसलिए इसका प्रायिकता 1/2 होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई घटना घटित ही नहीं होगा तो इसके होने की संभावना 0 होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे बोल रहा है एक बहुभुज के 44 विकर्ण है यानी कि डायगोनल्स है, तो इसके भुजाओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो आप लोगों को ही पता है कि दोस्तों बहुभुज के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, n इंटू n-3/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी कि विकर्ण की संख्या कितनी दी गई है, 44 दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों n इंटू n-3 बराबर कितना हो जाएगा,
2 जो है यहाँ पे जाके ब्रैकेट के इस पर में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना निकल के आया, n इंटू एन माइनस थ्री बराबर 44 इंटू 2, यानी कि दोस्तों 88 आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे n इंटू एन माइनस थ्री, यहाँ पे n माइनस थ्री से n को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, n स्क्वायर माइनस n माइनस थ्री कितना होगा 3n बराबर 88, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 3n, ब्रैकेट के इस पर में 88 आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 88 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग को 18 का ऐसा कौन सा 2 फैक्टर लेना है, ठीक है, जिसको माइनस करने से 3 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ही पता है कि एक है आपका 11 और एक है आपका 8, क्योंकि 11 और 8 को गुना करने से आपका 88 आता है, और 11 में से 8 घटाने पे हम लोग का यहाँ पे माइनस का 3n आता है। तो माइनस 3n का लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक जो 11 है उसको हम लोग माइनस कर देंगे और 8 को हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है। माइनस 11 में से अगर हम लोग घटाएंगे प्लस का 8 तो यहाँ पे आपका हम लोग का यहाँ पे माइनस 3 निकल के आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकल के आया, n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 3n माइनस 88 बराबर 0 निकल के आया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का n का मान क्या निकल के आया, एक n का मान निकल के आया, माइनस का 11 है तो यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा 11, और यहाँ पे एक प्लस का 3 यानी कि n का है जो मान ये है माइनस का 3। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है, एक तो n का मान निकल के आया 11 और दूसरा मान निकल के आया n का -3। तो यहाँ पे -3 कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन दोस्तों 11 यहाँ पे दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वैसे आप लोग इसका ऑप्शन का भी हेल्प ले सकते थे, जब यहाँ पे दिया गया था दोस्तों आप लोग को n इंटू एन माइनस थ्री बराबर 88 दिया गया था, तो आप लोग ऑप्शन से भी हेल्प ले सकते थे। अगर हम लोग यहाँ पे n का जगह पे 11 रख देते तो क्या होता, 11 मल्टीप्लाई बाई n माइनस थ्री, यानी कि 11 माइनस थ्री कितना होता है 8 होता है बराबर 88। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया है। 11 गुना 8 कितना होता है 88 होता है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना, ऐसे सॉल्व मत करना, ऑप्शन का हेल्प लेके आप लोग तुरंत इसको 10 से 15 सेकेंड के अंदर आंसर कर सकते हो। तो आप लोग कभी भी ऐसे बेसिक से सॉल्व मत करना, आप लोग स्मार्ट वर्क करना, ऑप्शन का हेल्प लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पे बोल रहा है एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका एवरेज 2 रन बढ़ जाता है। तो बोल रहा है 12वीं पारी के बाद का उसका नया औसत क्या है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का मैं आपको 2 तरीका बताऊँगा। जो पहला तरीका है वो सबसे बेस्ट रहेगा, उसको आप लोग ऐसे एग्जाम में यूज़ करना। देखो दोस्तों यहाँ पे उसका एवरेज रन 2 रन से बढ़ जा रहा है 12वीं पारी में, तो उसको क्या करना, आप लोग डायरेक्टली जो उसका लास्ट मैच होगा 12वीं पारी, तो उसको 12वीं पारी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 12 गुना 2 कितना होता है 24 होता है। 63 रन में से उसका 24 रन घटा दो, 63 रन में से 24 घटाओगे तो कितना आएगा 39 आएगा, यानी कि ये इसके 11वें मैच तक का एवरेज था, ठीक है। और 12वें मैच में उसका एवरेज रन 2 रन बढ़ गया, तो उसका यहाँ पे लास्ट का एवरेज पूछा है, तो 11वें मैच तक का उसका एवरेज था 39, 2 रन बढ़ गया तो इसका नया एवरेज हो जाएगा 41, ठीक है। ये था इसका शॉर्ट तरीका। अब इसका जो बेसिक तरीका है वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, उसका 11वें मैच तक का, मान लीजिए हम लोग किसका 11वें मैच तक उसका एवरेज है x, तो 11वें मैच का उसका एवरेज कितना हो जाएगा 11x प्लस उसने 12वें मैच में कितना रन बनाया, तो यहाँ पे दिया गया है 63 रन बनाया, ठीक है। तो उसका एवरेज जो है वो 2 रन से बढ़ जाता है। तो हम मान लेते हैं कि उसका एवरेज पहले x था, अब उसका 12वें मैच में उसका एवरेज जो है वो x से 2 बढ़ जाता है, यानी कि x + 2 हो जाता है। तो अब हम उसको सॉल्व कर लेते हैं बेसिक से। तो यहाँ पे दोस्तों 12 जो है x + 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, यहाँ पे सेम टू सेम ये नीचे का नीचे आ जाएगा, 11x + 63 बराबर 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12x प्लस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 24। अब 24 जो है ये ब्रैकेट के इस पार में आके 63 से माइनस हो जाएगा, और 11x जो है वो ब्रैकेट के उस पार में जाके 12x से माइनस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 12x से हम लोग 11x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट के इस पार में सिर्फ x आएगा, ठीक है। और वही ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 24 है ये आके माइनस हो जाएगा 63 से, तो कितना निकल के आएगा 63 में से 24 घटाएंगे तो ये निकल के आएगा 39, और ब्रैकेट के राइट हैंड साइड में x निकल के आया था। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक से भी सॉल्व कर लिए, x का मान 39 निकल के आया जो कि 11वें मैच तक का था, और यहाँ पे बोला गया है कि उसका नया औसत क्या है 12वें मैच के बाद। तो 12वें मैच के बाद उसमें x + 2 हो गया था, तो 39 + 2 कितना होता है 41। तो ये इसका बेसिक तरीका है, आप लोग बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताया वो सबसे बेस्ट रहेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पे बोल रहा है 2 संख्याओं का अंतर है 2 और उनके वर्ग का अंतर है 28, तो बोल रहा है उनका योग कितना है। तो देखिए दोस्तों 2 संख्याओं का अंतर यानी कि a - b
यहाँ पे दिया गया है 2, और उनके वर्ग का अंतर यानी कि दोस्तों ए स्क्वायर यानी कि ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग कितना दिया गया है 28। तो बोल रहा है उनका योग यानी कि ए प्लस बी आप लोग को निकालने के लिए बोला है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो पता ही होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना दिया गया है 28 दिया गया है, और आप लोग को ए प्लस बी निकालने के लिए बोला है। तो हम यहाँ पे ए प्लस बी लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। ए माइनस बी कितना दिया गया 2 दिया गया है। तो यहाँ पे 28 बराबर ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 2 दिया गया है। 2 से दोस्तों 28 कट जाएगा 14 बार में, तो यहाँ पे ए प्लस बी निकल के आ गया कितना है 14। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे बोला है 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है 1000 मिलीग्राम होता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे 1500 मिलीग्राम दिया गया है 1589 मिलीग्राम, इसको हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 3 जीरो जो है यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा 1.589 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे बोल रहा है निम्न श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं और बोल रहा है कि जो अगला जो मिसिंग नंबर है वो यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये दोस्तों नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 31 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद 25, 25 के बाद 13, 13 के बाद 19, 19 के बाद फिर से 19 और 19 के बाद 13, और उसके बाद जो अगले आने वाली संख्या है वो यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या सीरीज चल रहा है 31 के बाद जो है एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या जो है यानी कि दोस्तों 31 के बाद जो आने वाली संख्या है उसको छोड़ के दूसरी संख्या जो है इसमें माइनस का 6 हुआ। फिर 25 के बाद 13 को छोड़ के जो आने वाली दूसरी संख्या है उसमें भी माइनस का 6 हुआ, तब जाके ये 19 हुआ। फिर 19 से जो 19 के बाद आने वाली संख्या है उसको छोड़ के जो दूसरी नंबर की संख्या है उसमें 13 हुआ, यानी कि दोस्तों इसमें फिर से माइनस का 6 हुआ। ठीक है, यहाँ पे -6 का सीरीज चल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरे नंबर से क्या हुआ, 7 के बाद जो है अगला आने वाला नंबर को छोड़ के दूसरा नंबर संख्या में प्लस का 6 हुआ। फिर 13 के बाद में जो है 19 हो गया, इसमें भी प्लस का 6 हुआ। फिर 19 के बाद में जो एक संख्या है को छोड़कर जो दूसरा नंबर का संख्या है वो जो मिसिंग है उसमें क्या होगा, उसमें भी प्लस का 6 होगा। तो 19 में हम लोग प्लस का 6 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 25 आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों सेक्शन डी। इसमें हम लोगों से टोटल 5 क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला रीजनिंग का क्वेश्चन है, जूते में हमेशा क्या होता है। तो फ्रेंड्स जूते में हमेशा क्या होता है, देखिए दोस्तों जूते में लेस तो होता है, लेकिन दोस्तों सारे जूते में लेस नहीं होता है। अगर आप लोग दोस्तों ऐसा बहुत तरह का जूता होता है जिसमें लेस यानी कि फीता नहीं होता है। और चमड़ा दोस्तों, अगर आप लोग कपड़ा वाला जूता पहनेंगे तो उसमें चमड़ा नहीं होता है, तो ये भी तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है जूते में स्ट्रैप। तो फ्रेंड्स सारे जूते में स्ट्रैप नहीं होता है, किसी किसी जूता में स्ट्रैप होता है, किसी किसी में नहीं भी होता है। तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी में सोल दिया गया है यानी कि तलवा। तो फ्रेंड्स ये आप दुनिया में किसी भी तरीके का जूता पहनो उसमें तलवा जरूर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, जूते में हमेशा क्या होता है, तो हम जूते में हमेशा तलवा यानी कि सोल्स होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित के लिए दिए गए विकल्पों में से हम लोग को सही विकल्प को चुनना है। तो फ्रेंड्स जिस तरह से मत्स्य यानी कि मछली, मत्स्य वृंद यानी कि दोस्तों मछलियों के जो झुंड होता है, समूह होता है, उसको मत्स्य वृंद कहा जाता है। तो जिस तरह से फिश मछली के झुंड यानी कि मछली के समूह से संबंधित है, उसी तरह से यहाँ पे कौन सा 4 ऑप्शन में से उस क्वेश्चन को दर्शाता है, यानी कि मत्स्य का संबंध अगर मत्स्य वृंद से है तो इन 4 ऑप्शन में से किसका संबंध किससे होगा। तो देखिए दोस्तों हाथी जंगल ये तो होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों हाथी के झुंड को जंगल तो नहीं कहते हैं। और यहाँ पे दिया गया झुंड मोर, ये भी उल्टा दिया गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे दिया गया गाय खेत, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में दिया गया भेड़िया झुंड। तो फ्रेंड्स भेड़िया का जो झुंड होता है उसको पैक कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में झुंड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि यही जो ऑप्शन डी है ये इस क्वेश्चन को दर्शाता है जिस तरह से ऑप्शन क्वेश्चन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पे बोल रहा है गए हुए परसों शनिवार था, तो आने वाला परसों कौन सा होगा। देखिए दोस्तों बीता हुआ परसों जो है यानी कि 2 दिन पहले अगर शनिवार था तो आज कौन सा दिन होगा, आज है दोस्तों शनिवार का 2 दिन बाद क्या आता है, सोमवार आता है। और यहाँ पे बोल रहा है आने वाला परसों कौन सा दिन होगा, यानी कि बीता हुआ परसों शनिवार था, आज है सोमवार, तो आने वाला परसों क्या होगा, तो आज से 2 दिन बाद क्या आएगा, बुधवार आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पेपर का जो मेरे पास है टोटल 48 क्वेश्चन का ही क्वेश्चन पेपर है। और जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड किया था उन्होंने मुझे इनकम्प्लीट क्वेश्चन पेपर भेजा। टोटल 48 क्वेश्चन ही उन्होंने भेजा था, और टोटल क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि दोस्तों लास्ट का जो 2 क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा हेजी था, उसका मतलब फ़ोटो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं था, आप लोग को दिखलाई नहीं देगा, इसीलिए मैं उस 2 क्वेश्चन पेपर को रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, उस 2 क्वेश्चन को रिमूव कर रहा हूँ। अगर आप लोग के पास किसी के पास भी अगर कोई क्वेश्चन पेपर है किसी भी ट्रेड का, चाहे वो जीडी का हो या फिर टेक्निकल का या फिर क्लर्क का या फिर नर्सिंग असिस्टेंट का या फिर टेक्निकल का, कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, आप लोग मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना, मैं उसका सोल्यूशन करा दूंगा और उसको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8910263776। ये नंबर आप लोग सेव कर लो, और आप लोग के पास कोई भी आर्मी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होगा तो आप लोग मुझे इस नंबर पे सेंड करना। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड करना, मैं उसका सॉल्यूशन करा दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।